हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का नर्सिंग मीडियम यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को डिस्कस करेंगे। उसके एमसीक्यूज़ को हम लोग रैशनल्स के साथ डिस्कस करेंगे बिकॉज रैशनल पता होना बहुत ज़रूरी है, उसी से हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और जीआई सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। हमेशा एम्स के एग्ज़ाम में 3 to 4 क्वेश्चंस जीआई सिस्टम से आते ही आते हैं, मस्ट है। मतलब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, a nurse is taking care of a patient who is having ulceration of intestinal mucosa and thickening of a small bowel. What could be the diagnosis of the patient? Option A, ulcerative colitis. Option B is Crohn's disease. Option C is intestinal obstruction. Option D is diverticular disease. तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ क्रॉन्स डिजीज़। क्रॉन्स डिजीज़ में हमारा जो अल्सरेशन है सब म्यूकोजा का उस वो होगा और थिकनिंग हो जाएगी हमारे स्मॉल बाउल की। बाकी हम रैशनल्स के साथ बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस है जो, उसमें एडिमा होता है और जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है कोलोन की, वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। एडिमा के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद हमारे वहाँ कोलोन में शैलो अल्सरेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो बावल है उसकी जो वॉल है वो थिन होना स्टार्ट हो जाएगी। थिनिंग ऑफ द बावल वॉल। हमारा अगला ऑप्शन है सी, दैट इज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में इंटरफेरेंस होती है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में। वो दो तरीके से हो सकती है, या तो कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है या फिर मैकेनिकल डिसऑर्डर। मैकेनिकल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास ये इंटोसिसेप्शन आ सकता है या फिर वॉल्वुलस आ सकता है, मिससेंट्रिक इस्कीमिया वगैरह ये डिजीज़ कंडीशंस आ सकती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो इंटेस्टाइन है उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। नेक्स्ट इज डाइवर्टिकुलर डिजीज़। डाइवर्टिकुलर डिजीज़ में मल्टीपल पाउच लाइक फॉर्मेशन, हर्निएशन हो जाती है हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज। गाइस ये क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी फॉर्म में एग्जाम में पूछा ही जाता है, घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एनाबॉलिज्म, सेकंड ऑप्शन है कैटाबॉलिज्म, थर्ड ऑप्शन है ग्लाइकोजेनेसिस एंड फोर्थ ऑप्शन है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कैटाबॉलिज्म, क्योंकि इसमें ब्रेक डाउन होता है कम्प्लेक्स सब्सटेंसेज का इनटू स्मॉल स्मॉल सब्सटेंसेज। अगर हम रैशनल के साथ बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करें तो एनाबॉलिज्म में क्या होगा, सिंथेसाइज होगा। सिंथेसाइज मीन्स फॉर्मेशन होती है सिंपल से कंपाउंड सब्सटेंसेस की। देन उसके बाद अगर हम थर्ड ऑप्शन की डिस्कस करें, दैट इज़ ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में कन्वर्शन ऑफ द ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन होता है, इसमें कन्वर्ट होगा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में। फोर्थ ऑप्शन है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, टूटना। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होगा कि ग्लाइकोजन है वो टूटेगा और क्या फॉर्म करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा वो टूट के। इसका करेक्ट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा बी है, दैट इज कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सिक्रीट्स पेप्सिन। इनमें से कौन से सेल हैं जो पेप्सिन सिक्रीट करते हैं। ऑप्शन ए इज पेराइटल सेल्स, ऑप्शन बी इज गॉबलेट सेल्स, ऑप्शन सी इज चीफ सेल्स एंड ऑप्शन डी इज अल्फा सेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास, दैट इज चीफ सेल्स। चीफ सेल्स हैं जो पेप्सिन सिक्रीट करते हैं। तो पेराइटल सेल्स क्या करते हैं, पेराइटल सेल्स सिक्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और फिर गोबलेट सेल्स क्या सिक्रीट करेंगे, म्यूसिन, एंड अल्फा सेल्स सिक्रीट करते हैं हमारा हार्मोन ग्लूकागोन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट गिव हाउ मच ऑफ कैलोरीज। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम खा रहे हैं तो हमारी बॉडी को कितना कैलोरीज मिल रहा है। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास 1 कैलोरी, ऑप्शन 2 इज 2 कैलोरी, ऑप्शन 3 इज 3 कैलोरी एंड ऑप्शन 4 इज 4 कैलोरीज। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 1 ग्राम ऑफ द प्रोटीन गिव्स हाउ मच ऑफ कैलोरीज। 1 ग्राम प्रोटीन अगर हम खाएं तो कितना कैलोरीज हमारे बॉडी को मिलता है। ऑप्शंस हैं हमारे पास 1 कैलोरी, ऑप्शन 2 है 2 कैलोरीज, ऑप्शन 3 है 3 कैलोरीज एंड ऑप्शन डी है 4 कैलोरीज। तो हमारे बॉडी को अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो उसमें से हमें 4 ग्राम ऑफ कैलोरीज मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ फैट्स गिव्स हाउ मच ऑफ कैलोरीज। गाइज ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एम्स पटना एग्जाम में पूछा गया था और इसमें ऑप्शंस हमारे पास जो दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 5 कैलोरीज, सेकंड ऑप्शन है 7 कैलोरीज, ऑप्शन सी है 9 कैलोरीज एंड ऑप्शन डी है 3 कैलोरीज।
तो इसमें हमारी बॉडी को जो कैलोरीज मिलेंगे 1 ग्राम फैट कंज्यूम करने पे वो मिलेंगे 9 कैलोरीज। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बिस्मथ सबसैलिसिलेट, दैट इज़ एंटी डायरियल ड्रग। अगर पेशेंट है किसी को जिसको डायरिया हो रहा है और बिस्मथ अगर उसको दिया जाए तो उसका क्या एक्शन रहेगा, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा। ऑप्शंस में हमारे पास है सबसे पहले इट सप्रेसेस द जीआई मोटिलिटी सो मोर वाटर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। ऑप्शन बी है इट एनहांसिंग द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स इन intestinal lumen। ऑप्शन सी है decreases the fluid content of stool and ऑप्शन डी है all of the above। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, दैट इज डिक्रीज द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द स्टूल। क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी डायरिया है, वाटरी स्टूल आ रहे हैं, तो अगर हम पेशेंट को बिस्मथ देंगे तो वो क्या करता है, फ्लूइड कंटेंट को स्टूल से कम कर देता है, जिसकी वजह से स्टूल ऑटोमेटिकली सॉलिड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास है और पेप्टोबिस्मॉल। और अगर हम इसका रैशनल्स के साथ डिस्कस करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज इट सप्रेसेस द जीआई मोटिलिटी सो मोर वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। अगर इसमें हम ड्रग्स की बात करें तो लोप्रामाइड एक ऐसा लोप्रामाइड ड्रग है जो कि हमारे जीआई मोटिलिटी को सप्रेस करेगा ताकि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ से वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इट एनहांसिंग द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स इन इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। तो कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन को एनहांस करेंगे। इसमें हमारे पास आते हैं लेक्टिनेक्स ऑप्शन, इसमें लेक्टिनेस आता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ एसिडिक इन नेचर। एसिडिक होने की वजह से ये सप्रेस करता है हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल और पैथोजेंस की ग्रोथ को। क्योंकि लैक्टिक एसिड है, एसिडिक नेचर की वजह से हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें बैक्टीरियल और पैथोजेनिक ग्रोथ को सप्रेस किया जा सकता है, रोका जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पेशेंट इज़ ऑन लेग्जेटिव्स, द नर्स अंडरस्टैंड्स दैट व्हाट आर द मेजर साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ टेकिंग लेग्जेटिव्स। अगर एक पेशेंट लेग्जेटिव्स ले रहा है तो लॉन्ग टाइम से भी ले रहा है अगर पेशेंट, तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं पेशेंट को। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ऑप्शन बी इज़ इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, ऑप्शन सी इज़ एल्कलोसिस, ऑप्शन डी इज़ ब्लड डिस्क्रेसिस। तो हमारा करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज़ इट विल इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। अगर कोई पेशेंट लेग्जेटिव्स ले रहा है तो उसकी बॉडी में जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं दैट इज़ विटामिन ए, डी, ई और के। ए, डी, ई, के आर फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। तो इनकी जो एब्जॉर्प्शन है उसमें हिंड्रेंस क्रिएट हो सकता है, इनहिबिट हो सकता है, रुक सकती है उनकी एब्जॉर्प्शन। और जो हमारा एनल है वहाँ से लीकेज ऑफ द ऑयल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ल्यूब्रिकेंट्स हैं तो डेफिनेटली वो ल्यूब्रिकेट करेंगे स्टूल को। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को रैशनल के साथ डिस्कस करें तो इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन किन वजह से होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ऑफ मेडुलरी जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे होगा। और किस ड्रग की वजह से हो सकता है, जैसे कि मोटिलिटी डिप्रेसर्स की वजह से, किस ड्रग्स अगर जैसे लोप्रामाइड अगर पेशेंट लेता है तो उस केस में हम देख सकते हैं लॉन्ग टर्म से अगर कंज्यूम कर रहा है तो चांसेस आर देयर कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। तो लोप्रामाइड में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एज अ साइड इफेक्ट होगा, ना कि लेग्जेटिव्स में। ऑप्शन सी है एल्कलोसिस। एल्कलोसिस में हमारे किस कंडीशन में पेशेंट एल्कलोसिस में जा सकता है, दैट इज़ सिस्टेमिक एंटासिड्स। क्योंकि अगर सिस्टेमिक एंटासिड्स पेशेंट ले रहा है तो पेशेंट चांस है कि एल्कलोसिस हो सकता है। इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ द एल्कलिन कंपाउंड्स में हमारी सर्कुलेशन जो हमारा थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेशन है वहाँ पे जो एल्कलिन कंपाउंड्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी तो डेफिनेटली एल्कालाइन नेचर भी इंक्रीज़ होगा, पीएच इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लड डिस्क्रेजिया। ब्लड डिस्क्रेजिया में जो हमारा डिक्रीज़ आरबीसी लेवल होगा पेशेंट में। तो अगर हम ब्लड डिस्क्रेजिया की बात करें तो किस कंडीशन में देखा जा सकता है, अगर पेशेंट एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स कंज्यूम कर रहा है जैसे कि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A 40 years old patient is admitted in the hospital with the complaints of constipation from last 10 days. 10 दिन से उसको constipation है और physician discussed with the nurse that give enema to him which will stimulate the peristalsis by bowel irritation. तो जो डॉक्टर हैं उन्होंने नर्स को एडवाइस किया है कि पेशेंट को एनीमा दीजिए और कौन सा एनीमा देना है जिसकी वजह पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज हो, कैसे, बावल इरिटेशन, बावल को इरिटेट करके हमारे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को इंक्रीज करवाना है. हमारी ऑप्शंस हैं हाइपरटोनिक एनीमास, ऑप्शन बी है हैरिस फ्लश, ऑप्शन सी है रिटेंशन एनीमास एंड ऑप्शन डी है सोप्सड्स. तो हमारा करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन डी जो कि सोप्सड्स हैं. सोप्सड्स अगर हम पेशेंट को एज एनीमा देते हैं तो पेशेंट का जो पेरिस्टाल्सिस है वो इंक्रीज़ हो जाता है. और कैसे इंक्रीज़ होता है? बाय बाउल इरिटेशन, बाउल को इरिटेट करके वो इंक्रीज़ करता है. तो अगर फर्स्ट ऑप्शन का हम रैशनल देखें तो इसमें कैसे होगा कि किस हाइपोटोनिक एनीमास हैं वो कैसे काम करेंगे? ये वर्क करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस में. ऑस्मोसिस में क्या होता है? लेस कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की. तो जब हम हाइपरटोनिक एनीमा पेशेंट को देंगे तो उसमें भी जो हमारा गट मोटिलिटी है, जो हमारा ये इंटेस्टाइनल मूवमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और पेशेंट को स्टूल पास होने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन क्लियर हो जाएगा पेशेंट का. नेक्स्ट ऑप्शन है हैरिस फ्लश. हैरिस फ्लश इज़ ऑल्सो नोन एज रिटर्न फ्लो. रिटर्न फ्लो भी बोला जाता है इसको. और इसमें हम क्या करते हैं? रिपीटेड ऑल्टरनेट इंट्रोडक्शन करते हैं वाटर की हमारी कॉलोन में, मतलब कॉलोन में पानी इंस्टिल किया जाता है और उसी को ड्रेन आउट किया जाता है. ड्रेनेज करते हैं वाटर की कॉलोन से ही और सेम ट्यूबिंग के थ्रू, ताकि जो फ्लेटस है पेशेंट का वो पास हो सके. फ्लेटस पास होगा तो डेफिनेटली पेशेंट का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा. ये ऑप्शन सी है रिटेंशन एनीमास. रिटेंशन एनीमा में इंट्रोड्यूस करेंगे हम मिनरल ऑयल्स को कॉलोन में. मिनरल ऑयल को जब हम कॉलोन में ये इंस्टिल करते हैं या फिर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी वजह से ये फैसिलिटेट करता है फिकल एक्टिविटी को, ल्यूब्रिकेट कर देता है. ल्यूब्रिकेट मीन्स कि उसको ऐसे फिसलन सा बना देता है जिसकी वजह से वो इजीली हमारा स्टूल है जो पास आउट हो जाएगा, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन और रहेगा नहीं. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, a nurse inserts nasogastric tube to the patient who is not taking oral diet. How she can confirm the placement of the feeding tube? एक नर्स है और एक पेशेंट के जो केयर कर रही है जिसने जो ओरली कोई भी डाइट कंज्यूम नहीं कर रहा है और उसको वो एनजी ट्यूब इंसर्ट करती हैं. एनजी ट्यूब इंसर्शन के बाद उसकी प्लेसमेंट चेक करनी है. तो कन्फर्मेटरी मेथड कौन सा है, कि कौन सा मेथड है ऐसा है जिससे कंफर्म हो जाए कि ट्यूब अपनी प्लेस पे है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एस्पिरेट द स्टमक कंटेंट. हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है पीएच टेस्ट. थर्ड ऑप्शन इज़ रेडियोग्राफी, दैट इज़ एक्सरे टेस्ट करवाएंगे हम, एक्सरे करवाएंगे चेस्ट एक्सरे पेशेंट का. ऑप्शन डी है वुश टेस्ट. गाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. हमेशा एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब की प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है. तो हमारा जो फर्स्ट इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ रेडियोग्राफिक. एक्सरे करवा के हम चेक करेंगे क्योंकि जो हमारे जो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है उसके अंदर एक रेडियोपेक सब्सटेंस होता है. जब हम उसका एक्सरे करवाएंगे और एक्सरे की इमेज को जब हम विजुलाइज करेंगे तो उसमें वो चमकता है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी एनजी ट्यूब है वो हमारे जीआई सिस्टम में है कि कहीं लंग्स में तो नहीं इधर उधर डिस्प्लेस तो नहीं हो चुकी है. और एस्पिरेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं? एस्पिरेट द स्टमक कंटेंट. ट्यूब एनजी ट्यूब इंसर्ट किया और उसको एस्पिरेट करते हैं विद टॉमी सिरिंज या 50 ml का सिरिंज के साथ. तो अगर वो हमारे जीआई सिस्टम में होगी तो हमारा जीआई फ्लूइड्स आएंगे वहाँ से जीआई के. देन उसका अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन में पीएच चेक करेंगे, पीएच अगर वो डेफिनेटली हमारा जीआई फ्लूइड्स हैं हमारा वो बहुत ही एसिडिक नेचर का होता है तो उसका जो पीएच है वो अराउंड 1 to 4 आएगा. अगर वो उसका हम पीएच चेक करें 1 to 4 इट मीन्स वो हमारे जीआई सिस्टम ये गैस्ट्रिक प्लेसमेंट उसकी ट्यूब की वो करेक्ट है. नेक्स्ट हम आता है वुश टेस्ट. वुश टेस्ट में हम क्या करते हैं? स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं, स्टेथोस्कोप
प्लेस करेंगे पेशेंट के स्टमक पे और हम एयर इंस्टिल करते हैं, एयर अराउंड 30 ml एयर इंस्टिल करेंगे और अगर भुप की आवाज़ आती है तो इट मीन्स ट्यूब इज़ इन अ प्लेसमेंट। बट स्टिल कंफर्मेशन के लिए हम रेडियोग्राफिक टेस्ट पे ही रिलाई करते हैं कि अगर एक्सरे करवा के ही चेक करते हैं, बट बाकी टेस्ट भी हम यूज़ करते हैं क्लिनिकल्स में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, What action nurse should include when advised to terminate total parenteral nutrition? Total parenteral nutrition, जब ये टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन आप सब लोगों ने देखा ही होगा क्लिनिकल्स में, तो इसको अगर स्टॉप करने के लिए डॉक्टर ने एडवाइस किया गया है तो नर्स को कौन सी चीज़ ऐसी है जो नहीं करनी है? क्वेश्चन को ध्यान से देखना। द नर्स शुड नॉट इंक्लूड विच थिंग? हमारे ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन है टर्मिनेट अब्रप्टली, ऑप्शन सी बी है नेवर टर्मिनेट अब्रप्टली, ऑप्शन सी है एडमिनिस्टर 10% ग्लूकोज टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऑप्शन डी है टेम्परेचर मॉनिटरिंग एवरी 4th आवर्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है टर्मिनेट अब्रप्टली। अगर हमें टीपीएन स्टॉप करने के लिए बोला गया है तो हमें उसको एकदम से स्टॉप नहीं कर देना है। क्यों? बाय चांस अगर पेशेंट को जैसे 100 ml पर आवर के ऊपर चल रहा है, 24 आवर्स पेशेंट को हम टीपीएन दे रहे हैं 100 ml करके, एकदम से हम स्टॉप नहीं कर सकते, उसको एकदम स्टॉप नहीं करना है। तो दिस एक्शन शुड नॉट बी इंक्लूडेड, वी शुड नॉट स्टॉप इट, वी शुड नॉट टर्मिनेट टीपीएन अब्रप्टली। और हमारा सेकेंड ऑप्शन है नेवर टर्मिनेट अब्रप्टली। येस, वी शुड नॉट टर्मिनेट द टीपीएन, एकदम से स्टॉप नहीं करते हैं, धीरे धीरे टेपर डाउन करना है उसको। और 10% ग्लूकोज हमने एडमिनिस्टर करना है, उसको टेपर करना है, साइड बाय साइड हमने 10% ग्लूकोज। हॉस्पिटल में कई बार पेशेंट को एडवाइस किया जाता है 5% ग्लूकोज ऑल्सो, वो डिपेंड करता है पेशेंट का ग्लूकोज लेवल कैसा चल रहा है, या फिर 25% डेक्सट्रोज भी एडवाइस किया जाता है, तो ये पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। टेम्परेचर मॉनिटरिंग, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम टेम्परेचर क्यों चेक करेंगे? बिकॉज पेशेंट को अगर टीपीएन चल रहा है तो टीपीएन के लिए हम सेंट्रल लाइन से इंसर्ट करते हैं। टीपीएन इज़ द लाइक बहुत बड़ा सोर्स है इन्फेक्शन का पेशेंट को, क्योंकि जिन जिन पेशेंट्स को टीपीएन लगता है उन लोगों में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन है एक इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशन है टीपीएन का, तो चांसेस आर देयर कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए हम पेशेंट का एवरी 4th आवर्ली टेम्परेचर चेक करेंगे। हाँ, अगर पेशेंट को टेम्परेचर है, फीवर आता है पेशेंट को बार बार 1-2 बार चेक करने पे, तो हम पेशेंट के कल्चर सेंड करेंगे, जैसे ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, पेशेंट का स्प्यूटम कल्चर सेंड करेंगे, ताकि रूल आउट किया जा सके व्हाट कुड बी द कॉजिटिव, व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड, लाइक टेम्परेचर क्यों आ रहा है पेशेंट को बार बार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ क्लाइंट इज प्लान्ड फॉर पेनिकुलेक्टमी सर्जरी, द नर्स शुड अंडरस्टैंड दैट दिस प्रोसीजर इंक्लूड्स, option A is reduce the stomach capacity, option B is placement of adjustable band around stomach, option C is remove fat deposits, option D is remove excess abdominal folds। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी। तो अगर पेशेंट की पेनिकुलेक्टमी सर्जरी हो रही है तो उसमें क्या होगा, पेशेंट का जो रिमूव करेंगे एब्डोमेन के एक्सेसिव स्किन फोल्ड्स को, जो हमारे पेट के एक्सेसिव फोल्ड्स बने, टायर्स जिसे हम बोलते हैं, टायर्स बने होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए पेनिकुलेक्टमी सर्जरी की जाती है। और अगर हम रैशनल्स को डिस्कस करें तो जो ऑप्शन फर्स्ट है लिखा इसमें है कि रिड्यूस द स्टमक कैपेसिटी, स्टमक कैपेसिटी रिड्यूस करने के लिए हम कौन सी सर्जरी करेंगे? गैस्ट्रिक बाईपास किया जाता है पेशेंट का। और सेकेंड ऑप्शन है प्लेसमेंट ऑफ द एडजस्टेबल बैंड अराउंड द स्टमक, ये किस सर्जरी में किया जाता है? लाबा सर्जरी। लाबा सर्जरी में जो एडजस्टेबल बैंड्स हैं वो प्लेस किए जाते हैं पेशेंट के उसमें। लाबा का फुल फॉर्म है लेप्रोस्कोपिक एडजस्टेबल बैंडेड गैस्ट्रोप्लास्टी। और ऑप्शन सी है हमारे पास रिमूव द फैट डिपॉजिट्स। फैट डिपॉजिट्स किस सर्जरी में रिमूव किए जाते हैं? द सर्जरी इज़ नोन एज लिपोप्लास्टी। द सर्जरी इज़ नोन एज लिपोप्लास्टी। लिपोप्लास्टी में जो पेशेंट के इसमें स्टमक में फैट डिपॉजिट हुआ है उसको रिमूव किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ जीआई सिस्टम। ये कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं है, एक नेक्स्ट वीडियो भी हम इसके लिए बनाएंगे। And guys, thank you so much for watching my video, and please don't forget to subscribe my channel, and please stay connected with me so that I can give more videos to you. Thank you.